नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, ब्रेकिंग न्यूज़ लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह पहलगाम में दहशतगर्दों ने मासूम जानों का इतलाफ किया था, मासूम जानों को कत्ल किया था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 26 से लेकर 28 लोग मारे गए थे, अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब से अपना दौरा जो है मुख्तसर करते हुए वापस हुए और ऐसा लग रहा था वज़ीर आज़म बहुत फिक्रमंद है और उन्हें इस बात की फिक्र लायक है कि आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, उनकी हुकूमत में क्या हो रहा है। और अब जब वज़ीर आज़म हिंदुस्तान पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि एयरपोर्ट पर एक हंगामी इजलास होता है और हंगामी इजलास की सदारत करते हैं। उसमें अजीत दोवल भी मौजूद रहते हैं, वज़ीर खारजा जयशंकर भी मौजूद रहते हैं और मुतमद खारजा मिस्री भी मौजूद रहते हैं। तो बहरहाल ऐसा लग रहा था कि वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा संजीदा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, फिक्रमंद है, उन तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि वो अब पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे और उसको में घुस कर मारेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि आज कुल जमाती इजलास इस मसले पर तलब किया गया है और उस इजलास की सदारत हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं और ना ही वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म को अपने मुल्क के हालात से किस कदर दिलचस्पी है। वज़ीर आज़म कुल जमाती इजलास में शिरकत नहीं करेंगे बल्कि वो बिहार में एक सियासी तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। वाह क्या बात है, किस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क की उनको किस कदर फिक्र है और किस तरह संगीन हालात में वो कुल जमाती इजलास में शिरकत करने की बजाय वो बिहार का दौरा करते हैं। और आपको बता दूं कि आज कुल जमाती इजलास 6 बजे शाम से शुरू हो रहा है और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में ये कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। छोटी पार्टियों को मदऊ नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि क्या छोटी पार्टियां हिंदुस्तानी पार्टीज नहीं है, क्या छोटी सियासी जमातें हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करती हैं, क्या छोटी सियासी जमातों को हिंदुस्तान की फिक्र लायक नहीं है। यह एक अहम सवाल है और सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म जो बार बार दावा करते हैं कि हम कौम परस्त है और कट्टर कौम परस्त है, तो यह कौम परस्ती उनकी जाहिर हो गई है कि वो इस अहम तरीन मसले पर संगीन हालात से हिंदुस्तान दो चार है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म बिहार का दौरा करते हैं और कुल जमाती इजलास में शिरकत से गुरेज करते हैं। तो आखिर उनकी कौम परस्ती कहां गई है, आखिर उनकी तशवीश कहां गई है, क्या वो हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचते? ये एक अहम सवाल है। जबकि आप देखेंगे कि एक मस्जिद के इमाम है मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, वो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं और वज़ीर आज़म बिहार का दौरा करते हैं और वो पाकिस्तानी अवाम पर यानी मौलाना पाकिस्तानी अवाम पर जोर देते हैं कि आप अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हो जाएं, आप फौज के खिलाफ उठ खड़े हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और फौज दहशतगर्दों की दहशतगर्दी की हौसला अफजाई कर रही है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक मस्जिद के इमाम है जो हिंदुस्तान के मोहब्बत में पाकिस्तान को ललकार रहे हैं और दूसरे हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है जिन्हें कुल जमाती इजलास में शिरकत करने की बजाय आप देखेंगे कि वो बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये अहम खबर है कि आज कुल जमाती इजलास मुनक़िद हो रहा है। छोटी पार्टियों को मदऊ नहीं किया गया है, 5-6 पार्टियों को मदऊ किया गया है और कांग्रेस भी इसमें शामिल है। तो बहरहाल डीएमके को भी शामिल रखा गया है। अब देखना यह है कि क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जंग के हालात ऐसा है लगता है कि पैदा हो गए हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर जंग के बादल ऐसा लग रहा है कि उमड़ पड़े हैं और हो सकता है मंडला रहे हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या वज़ीर आज़म उसी तरह अपने कदम पीछे ले लेंगे जिस तरह उन्होंने आज कुल जमाती इजलास में शिरकत से गुरेज किया है। अपोजिशन कह रही है कि वज़ीर आज़म सूरत दिखाने के काबिल नहीं है, इस वजह से वो अपोजिशन कायदीन से बचने के लिए बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो चलते हैं, क्या ये सही है, ये दरियाफ्त करते हैं अशर यासिर से। बिल्कुल सही है सर। जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा बयान सामने आया है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो ऑल पार्टी मीटिंग है पहलगाम अटैक पर उसको चेयर करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वो इस मीटिंग को चेयर करेंगे और उनके साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। जी जी। लेकिन सबसे बड़ी बात फिर वही आती है सर कि जिस तरह से इस देश के अभी हालात हैं, जी जी, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे मौजूद नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। उनको इस तरह जिस तरह अभी वो कर रहे हैं उसी तरह हमने कोविड में भी देखा था कि जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस थे तो वो रैलियाँ कर रहे थे, लेकिन अपोजिशन जब रैलियाँ करने चाह रहा था तो वहाँ पे जो है लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर दी जाती थी। वहाँ पे एक वो कर दिया था कि इतने से ज़्यादा आप लोग नहीं इकट्ठा हो सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ अपनी पार्टी की फिक्र है, आपको देश की फिक्र नहीं है। और अगर आपको देश की फिक्र होती तो जब आपको आपका दौरा वहां कैंसिल किया गया था, जो कश्मीर में आपका दौरा होना था, वो जब कैंसिल किया गया उसके बाद ये भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो हमारी आर्मी है या जो इंटेलिजेंस है उसको कुछ इनपुट्स मिले थे जी। कुछ लोगों के, हालांकि वो लोग एक हफ्ता पहले आकर के रेकी भी करके गए कि कहाँ से हमें क्या करना है, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग घूमने गए हुए थे पर्यटक, वहाँ पे आपकी फोर्स मौजूद नहीं थी। और उसके बाद जो अमित शाह ने मीटिंग की बैठ करके इस पे, उसमें जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया गया। हाँ जी, कितने अफसोस की बात है। बिल्कुल, वहाँ पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद थे बस। तो आप एक तरह से आप जो है जब उमर अब्दुल्ला को नहीं बुला रहे, हालांकि इस वक्त वो चीफ मिनिस्टर हैं, आपको उन्हें बुलाना चाहिए था। अगर इलेक्शंस नहीं हुए होते, पहले वाली स्थिति होती तो आप ना बुलाते, क्योंकि वो एक पार्टी लीडर थे। लेकिन इस वक्त वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं बुलाना ये संदेश देता है कि आप अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं बाहर ना आ जाए, इस वजह से चीज़ों को छुपा रहे हैं। और जिस तरह से आपने अभी ये बात की सर कि यहाँ पे जो है छोटी पार्टियों को नहीं बुलाया जा रहा है, सर हर पार्टी, हर लीडर, हर इंसान इस वक्त सिर्फ गुस्से में है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो गई। जी हाँ। प्रॉब्लम ये है कि जो सरकार की नाकामी उसको छुपा करके कुछ हमारे जो क्या बोलते हैं पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो दरबारी मीडिया के जो लोग हैं, वो लोग सिर्फ एक ही नैरेटिव चला रहे हैं कि उन्होंने धर्म पूछा था, जाति नहीं। अरे भाई, जितने भी लोगों की वीडियोस वहां से बाहर आई हैं सर, उनका ये कहना है कि वो लोग तो सामने आए नहीं, वो लोग छुप करके वार कर रहे हैं। और धर्म पूछा कह और रहे हैं। धर्म पूछा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो जब वो लोग सामने नहीं आए, अब 2 लोगों की बात को आपने मान लिया, और हजारों लोग जो घूमने गए थे वो मुसलमान भी नहीं है, वो ये कह रहे हैं कश्मीरियों ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, खाना दिया हमें रहने के लिए मस्जिद खोल दी, घरों में जगह नहीं थी तो मस्जिदें खोल दी। एक वीडियो भी बाहर आया है जिसमें एक इंसान जो है वो किसी को लाद के अपने कंधे पे ले जा रहा है, उसके बाद वो भी मर गया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसको गोली लग गई है। आप इतनी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ हिंदुस्तान की जो एकता उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सवाल आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री से पूछना चाहिए, वो आप वहां के लोगों से, पूरे कश्मीर के लोगों से, कि यहाँ पे ये लोग कैसे आ गए। भाई, ये तो काम आर्मी का है, ये काम गृह मंत्रालय का है कि वो ये बात तय करे कि क्यों आगे, कैसे आ गए। इस पे आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आप सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं वहां पे जाकर के कि आप लोग उनको पनाह क्यों देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूंगी, जहां तक कश्मीरियों का सवाल है, हम उन्हें सलाम करते हैं कि कश्मीरियों ने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है और उन्होंने जो सयाह थे उनकी हौसला अफजाई की, उनकी हिम्मत बांधी और कहा कि हम आपके साथ हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपने मेहमान को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। और आप देखेंगे कि अगर दहशतगर्द कोई कार्रवाई करता है तो उसके लिए कश्मीरी जिम्मेदार नहीं होते हैं, बल्कि आपको बता दूं कि तकरीबन 35 साल बाद वादी में बंद मनाया गया। इसलिए बंद मनाया गया क्योंकि दहशतगर्दों ने मासूम इंसानों का कत्ल किया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि बहरिया का एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो बिल्कुल हाल ही में शादी किया हुआ था और वो हनीमून मनाने के लिए कश्मीर पहुंचा था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं क्या उसके अरमान मुसलमान या हिंदू हो सकते हैं? क्या उसकी ख्वाहिश हिंदू और मुसलमान में आप बांट सकते हैं? हरगिज़ नहीं। किसी की ख्वाहिश, किसी की उमंग जो होती हैं उसका कोई मजहब नहीं होता है। और आप देखेंगे कि वो वहां पर जाकर शहीद हो जाता है, उसे गोली मार दी जाती है। तो इस कदर गम का माहौल है वहां पर, सारा हिंदुस्तान गम में मुब्तला है। और ये जो दरिंदे हैं, फिरका परस्त कुत्ते हैं, मैं समझता हूं कि मजहब के नाम पर फिर लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वहां देखेंगे कि आप कश्मीरी जितने थे उन लोगों ने इन लोगों की सयाहों की भरपूर मदद की और उनसे कहा कि हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपने मेहमान पर आंच आने नहीं देंगे। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि कई सयाहों ने उन कश्मीरी भाइयों की तारीफ की है और कहा कि इन्होंने हमारी जिंदगी बचाई है, हमारी मेहमान नवाजी की है, हमें पूरा हौसला दिया। और ये फिरका परस्त दरिंदे हैं कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मजहब का पूछकर वहां पर हमला किया गया। अरे आप अंदाजा कर सकते हैं, अगर मजहब पूछकर हमला करते तो कश्मीर का हुसैन जो है वो शहीद नहीं होता। कई कश्मीर के 2 लोग शहीद हुए हैं, वो शहीद नहीं होते। यहां पर हिंदू मुसलमान का नहीं है, बल्कि आपको बता दूं दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। और दहशतगर्द जो होते हैं वो इंसान नहीं, हैवान होते हैं, दरिंदे होते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क में फिरका परस्त दरिंदे दंदनाते फिर रहे हैं, मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं और लिबास देखकर पहचानने की बात कर रहे हैं, दरअंदाज कहते हुए और मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहते हुए हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कह रहे हैं कि हिंदू कत्ल
खतरे में है, 80% हिंदू है तो किस तरह खतरे में होते हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों को सोचने की जरूरत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहां तक कश्मीर का सवाल है, अब कश्मीर में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए हैं। और सबसे बड़ा कदम यह है कि सिंध तास जो आबी माहिदा 1960 से चला रहा है उसे मुअत्तल कर दिया गया है। यानी अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को पानी रोक देगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। और दूसरी अहम बात यह है कि सार्क वीजा एग्जेम्पशन पॉलिसी के तहत जो पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानी वीजे जारी किए जाते हैं वो भी अब खत्म कर दिए गए हैं। और पाकिस्तानियों से कहा गया है, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों से कहा गया है कि विदिन 48 आवर्स यू हैव टू लीव दिस कंट्री, आपको हिंदुस्तान छोड़ना होगा, पाकिस्तानियों से कह दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन बराए हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी हाई कमीशन जो दफ्तर है इस्लामाबाद में, वहां 55 अरकान अमला होते हैं यहां, और वहां उसे घटाकर 30 कर देने का फैसला किया गया है। और आपको यह भी बताना जरूरी है कि पाकिस्तान के एक आला सिफारतकार साद अहमद वराइज को तलब करके उन्हें नापसंदीदा अफराद की फहरिस्त हवाले कर दी गई है। और कहा गया है कि इन पाकिस्तानी हाई कमीशन के इन ओहदेदारों को तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर मुल्क से निकल जाना चाहिए। तो बहरहाल अब टिट फॉर टैट की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जंग के बादल दोनों मुल्कों पर मंडला रहे हैं। अमेरिका क्या करेगा यह सोचने वाली बात है। और चीन ने भी मजम्मत की है दहशतगर्दाना वाक़े की, लेकिन हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया है और कहा है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि यह जो कार्रवाई हुई है दहशतगर्दाना कार्रवाई वो हिंदुस्तान ने खुद करवाई है, लेकिन हम इससे इत्तेफाक नहीं करते। तो बहरहाल अब पाकिस्तान ने कहा है कि वो हिंदुस्तान के हर कार्रवाई का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका मतलब यह है कि जंग के बादल तो मंडला रहे हैं, लेकिन याद रखिए जंग का हशर आपने यूक्रेन में देख लिया है, जंग का हशर आपने फलस्तीन में देखा है, जंग का हशर आपने दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर देखा है। और अगर ये जंग होती है तो समझिए कि हालात खराब होते हैं। लेकिन हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान को सजा दे, यानी दहशतगर्दों को जरूर सजा दे और ऐसी सजा कि फिर दोबारा दहशतगर्द अपना सर ना उभारे। वैसे भी नाज़रीन, जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, पहले ही आप देखेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान को फिरका परस्त दरिंदों से खतरा लायक है। कई लोगों ने कहा कि बीजेपी से खतरा लायक है, राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस से खतरा लायक है। बिल्कुल सही। और जिस तरह से जो अभी चीज़ें चल रही हैं, हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो जिस तरह से पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, और करना भी चाहिए अगर ऐसी चीज़ें गलत हुई हैं तो। इस पे एक बहुत ही फॉर्मर जज जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मार्कंडे काटजू, उनका एक बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि द इंडियन मीडिया हैज़ गॉन मेड all blaming Pakistan for the attack on Hindu terrorists in Pahalgam and demanding an attack on Pakistan, just as when there was an attack on a train by Baluch militants, the Pakistani media went made and blame India. तो देखा आपने, जस्टिस कर्जू ने कहा है कि हिंदुस्तानी मीडिया पागल हो गया और पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम आयद कर रहा है। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के जाफराबाद एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमलों के लिए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जिम्मेदार करार दिया था। जी बिल्कुल सही। और आप ये सारी चीज़ें जब देश में चल रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सवाल नहीं पूछ रहे। हम जो इंटेलिजेंस का आपका और जो सरकार की जो समस्या रही है, सरकार अभी तक जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है उसमें जवाब नहीं देती। इस बीच एक खबर ये भी थी कल की, जो मालेगांव ब्लास्ट वाला मामला था उसके 7 लोगों को जो कि प्रज्ञा ठाकुर है जो पहले एमपी भी रह चुकी हैं, उसको लेकर के 7 लोगों को एनआईए ने सरकार से सिफारिश की कि इनको मौत की सज़ा दी जाए, इनको जो है मौत की सज़ा दी जाए। तो इस खबर को भी कहीं पे भी नहीं चलाया गया। रीज़न ये था कि कल सारा मामला पहलगाम पे ही चल रहा था। और दूसरी चीज़ ये सर कि लड़ना हमें आतंकवादियों से, बदला आतंकवादियों से लेना है, देश के दुश्मन आतंकवादी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे जो क्या हम वही कहते हैं दरबारी मीडिया वाले जो कुछ लोग होते हैं और कुछ लीडर्स भी हैं जो सिर्फ गाली कश्मीरियों को दे रहे हैं और बाकी देश के मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं। ठीक है, जो भी ऐसा करता है उससे वो सिर्फ बांटना चाहते हैं देश के लोगों को। अभी भी सर एक खबर सामने आई है कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कश्मीरी बच्चे पढ़ते हैं मुस्लिम, उनको हॉस्टल वैकेट करने का, जो लोग बाहर रह रहे हैं
उनको हॉस्टल वेकेट करने का नोटिस दे दिया गया और ये कहा गया कि तुम लोग यहाँ रह रहे हो, वहाँ पे हमारे लोगों को मारा गया धर्म पूछ करके। चलिए, अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। मीडिया को ये पूछना चाहिए कि मुल्क इस तरह संगीन हालत में घिरा हुआ है और बहुत ही परेशानी का इजहार किया जा रहा है, पूरे गम में डूबा हुआ है, और वज़ीर आज़म को कुल जमाती इजलास की सदारत करने के बजाय, उसमें शरीक होने के बजाय बिहार जाने की क्या जरूरत है? क्या ये गोदी मीडिया पूछ नहीं सकता? ये पूछना भी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म देखिए कि सऊदी अरब का जो दौरा है वो मुख्तसर करके वापस आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हिंदुस्तान की कितनी फिक्र है। जब आते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि कुल जमाती इजलास की सदारत करें, लेकिन आप राजनाथ सिंह के हवाले वो सदारत करते हुए बिहार चले जाते हैं, तो ये तो मैं समझता हूं कि शर्मनाक हरकत है, शर्मनाक बात है और इंतहाई शर्मसार करने वाली बात है। और ये सवाल उठता है कि वज़ीर आज़म हकीकत में क्या मुहिब वतन हिंदुस्तानी है? क्या उन्हें हिंदुस्तानियों की फिक्र है, उन सयाहों की फिक्र है जिन्होंने अपनी जानें दी हैं? आप अंदाजा कीजिए कि तमाम मर्दों को मारा गया है, औरतों को नहीं मारा गया, मर्दों को मारा गया है। और आपको ये भी बता दें कि कई खवातीन ने कहा कि तुम हमारे शौहर को मार चुके तो हमें भी मार दो, तो उन दहशतगर्दों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वो आप मणिपुर के जो हालात होते हैं, 79 डेज तक उनके मुंह पर ताला पड़ा हुआ होता है, यानी वो मुंह नहीं खोलते, कुछ बोलते नहीं। तो आप अंदाजा, ये क्या है वज़ीर आज़म? क्या है भाई मेरे वज़ीर आज़म, क्या है आखिर ये? सर वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म जो हैं उनको अपनी सीट बरकरार रखनी है। क्या लाशों पर बरकरार रखेंगे? सर अब अपोजिशन का तो यही कहना है कि उन्होंने लाशों पर ही राजनीति की। चाहे आप गुजरात से देख लें, जब वो सीएम थे, उसके बाद जब बॉम्बे में अटैक हुआ था उस दौरान ये सीएम थे गुजरात के, और इन्होंने वहाँ पे कहा था कि जो सरकार है उसको इस्तीफा देना चाहिए, ऐसी घटनाएं हुई हैं। आज आप इनसे कोई नहीं कह सकता इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनके पास मीडिया पावर पूरा है, दरबारी मीडिया पूरा है। इस वक्त सिर्फ देश को 2 ही 3 लोग खराब कर रहे हैं, एक जो इनका दरबारी मीडिया है, दूसरे इनके कुछ और लीडर्स हैं जो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देश में इस वक्त ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कल पूरे देश में हर इंसान जो है गमगीन था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जेडी वेंस पहुंचे हुए थे और वहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगुवाई में बच्चे डांस कर रहे थे, जी, सब हंस रहे थे। आप ये देखिए कि एक वीडियो वायरल करते हैं, जो जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ, एक छोटा सा फोटो वायरल करते हैं कि लोग जो कैंडल मार्च कर रहे हैं वहाँ के मुसलमान, वो हंस रहे हैं। लेकिन कल जो वीडियो सामने आई उसमें ये कि बीजेपी के लोग जो जम्मू के हैं, हाँ, वो जो करने जा रहे थे वो नाच रहे हैं। तो वो आपको एक्सेप्टेड है कि हमारे लोग मर गए हैं, लोग नाच रहे हैं, बट ये एक्सेप्टेड नहीं है। इस तरह से जो चीज़ें इस देश का दरबारी मीडिया चला रहा है वो कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त है। वो चीज़ों को तोड़ने वाली चीज़ें हैं, वो इस देश को तोड़ने वाली चीज़ें। हर जगह से जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, जो ऐसे लीडर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि धर्म पूछा था जाति नहीं, आपको इकट्ठा होना चाहिए, आपको इकट्ठा होना चाहिए और आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप सिर्फ एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, आप एक धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। कुछ लोगों ने आकर के काम किया है, उनकी मजम्मत जितनी ज्यादा की जाए वो कम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप उनको सजा दीजिए। आपने जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें आपने अब तक क्या किया है? कोई रिपोर्ट दिखा दे सामने, तो कुछ नहीं किया। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि इंसानियत सबसे अहम होती है। अगर इंसानियत किसी इंसान में नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो दरिंदा है और वो मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम करता है। वो लिबास देखकर पहचानने की बात करता है या फिर लोगों में फूट डालने की कोशिश करता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। लेकिन इससे पहले भी सर ये चीजें हुई ना हिंदुस्तान में। एक ट्रेन में कुछ लोग जा रहे थे जिसमें एक पुलिस वाले ने कुछ लोगों का नाम पूछा। हैदराबाद का नौजवान शामिल है उसमें, मरने वालों में, शहीद होने वालों में, तो उसको आपने टेररिस्ट क्यों नहीं बोला? फिर नहीं करता उन्हें, और जो खराब है, जो लिंचिंग होती है उन पे आप क्यों नहीं करते हैं? और जो लोग मुसलमानों का नाम देख करके दुकानें बंद करवाते हैं उनको क्यों नहीं कहते? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि अपना नेम प्लेट लगाएं, उनको क्यों नहीं कहते हैं? फिर वो भी तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना। क्या वो चीफ मिनिस्टर है या पागल है? क्या आपने कभी ये सवाल किया है? क्योंकि अक्सर जो पागल होते हैं, अक्सर जो जुनूनी होते हैं, अक्सर जो दरिंदे होते हैं, वो मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम करते हैं। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि यादगार मोहब्बत ताजमहल को कौन नहीं देखता, कौन नहीं चाहता कि वहां पर जाए और तस्वीर खिंचवाए, चाहे वो ट्रंप हो या क्लिंटन हो या फिर आप देखेंगे बारक हुसैन ओबामा हो या अब नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस हो। जेडी वेंस ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि जिस तरह फिरका परस्त दरिंदे ताजमहल को, जो आप देखेंगे
देखेंगे कि मकबरा नूरजहां है, उसको ये कहते हैं कि ये एक ताजियो मंदिर है। तो आपको बता दूं कि आज अमेरिकी नायब यानी सदर जेडी वेंस, जो अपनी बीवी और 3 बच्चों के हमरा हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, उन्होंने ताजमहल का दौरा किया। उसके बारे में जो डायरी है उसमें उन्होंने लिखा कि बहुत ही हैरत अंगेज है ताजमहल और यादगार मोहब्बत है, और वो भी सच्ची मोहब्बत का बैन सबूत है। हिंदुस्तान को अजीम शान बनाने वाला ये ताजमहल है। और आप देखेंगे कि योगी, आप लोग यहां पर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके घर लूटे जा रहे हैं, और आप अंदाजा कर सकते हैं कि मातम, सफे मातम बिछा हुआ है घरों में, और योगी नायब सदर अमेरिका के एजाज में नाचने गाने का एहतमाम कर रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि मुल्क से किसको मोहब्बत है और मुल्क को कौन चाहता है। देखिए, एक सर रोकूंगा, ताजमहल को देख करके लोग वही कहते हैं कि ये एक मोहब्बत की निशानी है, जो लोग मोहब्बत करते हैं। जी जी। जिनके पास मोहब्बत करने के लिए कुछ है नहीं, वो लोग इसको फिर वही कहेंगे जो कहा जा रहा है इस वक्त। करते हैं ना, लाशों से मोहब्बत करते हैं, लोगों को बांटने से मोहब्बत करते हैं। लोगों से वो मोहब्बत नहीं करते हैं, वो लोगों के खत्म होने के बाद मोहब्बत की जाती है। जी हाँ। तो ये इसमें जो जिंदा लोगों से मोहब्बत करना और मरने के बाद लोगों से मोहब्बत करना, उसमें बहुत फर्क है। जी जी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस तरह नफरत करने वालों को कम से कम ताजमहल के दामन में लाना चाहिए, और उसका साया जब इन पर पड़ेगा तो शायद कुछ उसका असर भी होगा कि इनके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है इन जी, लोगों का। ये जा करके ऐसे चले आते हैं, मतलब ये उस मकसद से नहीं जाते हैं। अगर आप उस मकसद से जाएंगे कि हम वहाँ से कुछ सीख के वापस आएंगे, वहाँ जो चीज़ें उनको देख करके हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जागेंगी जिससे हम शायद चेंज हो जाएं, तो ये वो सोच के नहीं जाते हैं। तो बहरहाल आपके कहने का मतलब ये है कि इंसान को मोहब्बत करनी चाहिए, इंसान को शादी करनी चाहिए, इंसान को बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि आपका दिल जो है वो मोहब्बत से भर जाए और आप में इंसानी जो जज्बात है, जो एहसासात है, वो पैदा हो जाएं, लोगों से हमदर्दी का जज्बा पैदा हो, इंसानियत पैदा हो। तब कहीं जाकर आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, और कोई इलाका नहीं होता, कोई ज़बान नहीं होती। मोहब्बत मोहब्बत होती है। जी बिल्कुल सही, मोहब्बत होती है। लेकिन इस बीच मोहब्बत की बात अगर की जाए तो जो देश की मोहब्बत है उसको ख़राब करने में हम फिर भी यही कहेंगे कि हमारे कुछ गोदी मीडिया के लोग हैं जिनका बड़ा योगदान है कि इस देश की एकता को जो है वो तोड़े दे रहे हैं। इस देश में जो खाई है उसको और बढ़ाने की कोशिश यही लोग कर रहे हैं। हालांकि इस देश के मीडिया का काम ये होता है कि वो किस तरह से बहुत सारी ऐसी अंदर की चीज़ें होती हैं जिसको छुपाए और जो सरकार से सवाल पूछे। लेकिन आज रीज़न ये है कि कोई कहीं कुछ भी हो जाता है, आप जितने भी चीज़ें उठा लीजिए उसमें सिर्फ बीजेपी की ही गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये क्यों नहीं पूछा जा रहा है? अरे दूसरी ये भी तो सॉरी सर, ये भी तो पूछना चाहिए ना कि आप ही की गवर्नमेंट में ऐसा क्यों होता है। पुलवामा किसकी गवर्नमेंट में हुआ, किसके राज में हुआ? उस वक्त तो वज़ीर आज़म शूटिंग में मसरूफ थे, शूटिंग में मसरूफ थे। उसके बाद उन्होंने उस पर जो है पूरा इलेक्शन झेला है। जी हाँ। हर चुनाव प्रचार में यही बात होती। तो आज भी जब वो जा रहे हैं बिहार में, तो बिहार में आप लोग देखिएगा शाम में जो उनकी वीडियो सामने आएगी उसमें वहां से वो जो है पाकिस्तान को ललकार लगाएंगे। अरे भाई, आप ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं है, आप जो है मीडिया के सामने नहीं आए कि हमें जवाब देना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं किया, बस सऊदी अरबिया से आपने अपना दौरा छोटा किया, यहाँ आ गए, ये काम किया बस आपने कि वो बस जो लोगों को दिखाने की चीज़ें होती हैं, फोटो खिंचवाने की चीज़ें होती हैं जिससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, वो काम आपने कर दिया। लेकिन जो मेन काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे देश की जो क्या बोलते सरहदें हैं उनकी कितनी हिफाजत हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही। बहरहाल ने आपको जैसा कि अशर यासिर ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है बिहार में अब तकरीर करते हुए कहेंगे, भाइयों बहनों, अब पाकिस्तान पर हम घुस के मारेंगे, हम बदला लेंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे, इस तरह की बातें करेंगे। जबकि हकीकत यह है कि उन्हें कुल जमात इजलास में शरीक रहना था, शामिल रहना था, उसकी सदारत करनी थी, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान की फिक्र नहीं है ऐसा लगता है, और वो बिहार चले जाते हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है तो आपको बता दूँ कि उनके बारे में ये कहा जाता है, खास तौर पर आप देखेंगे बीजेपी के साबिक रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी ने और कई इदारों ने, कई तंजीमों ने, इवन राहुल गांधी ने, इवन स्टेट डिपार्टमेंट जो है अमेरिका का, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि चीन ने हिंदुस्तान में दरअंदाजी की है और मई 2020 से आप देखेंगे कि 2000 मुरब्बा किलोमीटर हिंदुस्तानी इलाके पर चीन काबिज हो गया है। और वज़ीर आज़म बड़े बड़े बातें करते हैं, तो कहाँ गई इनकी कौम पर थी
क्या सरहद को वो नहीं बचा सकते? और आपको ये भी बता दूं कि 15-16 जून को आप देखेंगे हिंद चीन सिपाहियों की लड़ाई में, उस वक्त आप देखेंगे कि किस तरह जबरदस्त नुकसान हिंदुस्तानी सिपाहियों का हुआ था, और जिस अंदाज में 2000 मुरब्बा किलोमीटर, आप अंदाजा कीजिए कि अरुणाचल को चीन अपना इलाका, लद्दाख को चीन अपना इलाका करार दे रहा है, तो हमारे वज़ीर आज़म की गीरत कहां गई है? मदर इंडिया के बारे में वंदे मातरम कहने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो वंदे मातरम को बचाने के लिए वज़ीर आज़म ने क्या किया है? देखिए, इस देश में दो लोग हैं जो लाल आंख दिखाते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे जो हैं वो अजीत डोभाल हैं। जी जी जी। और इस देश में अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें इन दोनों की लाल आंखें गायब हो गई। जी जी हाँ। अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आप जब एक ऐसी चीज़ में हैं और आपको ये नहीं पता कि इस देश में क्या से क्या हो रहा है, इस देश में आखिर जब वो एक हफ्ता पहले वो लोग आए थे रेकी करने के लिए और आपको पहले से इसके वो मिल गए थे कि ऐसा होने वाला है, तो आपने वहाँ फोर्सेस क्यों नहीं बढ़ाई, या वो लोग यहाँ कैसे आ पाए? इन सारी चीजों पे बात होना चाहिए ना। बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, बिल्कुल सवाल अच्छा है, लेकिन इसी अच्छे सवाल के साथ आपको याद दिला दें कि सलमान खान, पहले तो शाहरुख खान ने इस वाक़े की मजम्मत की, लेकिन सलमान खान ने, आपको बता दूं कि जिस अंदाज में कहा, यानी दीन इस्लाम जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, सलमान खान ने भी यही कहा है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं, और फिर हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और उनकी हुकूमत क्या चाहती है, और उनकी वजह से हिंदुस्तान को किस तरह नुकसान हो रहा है। बहरहाल अपने मेजबान मोहम्मद रियाज अहमद और बड़े साथी अशर यासिर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।